Hello, guys. Myself Goraksh Sangle from Infinity IAS Academy, and we are here for a previous year question paper analysis. And this is the last video of our section. For the last some days, we have been going through the previous year topic-wise questions of economy section, UPSC prelims from 2011 to 2021. And the last section is about planning, liberalization, privatization, globalization, that is new economic policy, and demographics. The questions asked on this topic by UPSC in its previous year question papers that we are about to have today. See the first question. A closed economy is an economy in which money supply is fully controlled. Second, deficit financing take place, only export take place, neither export nor import take place. It's a very simple question, was asked in UPSC prelims 2011. Neither export and nor import takes place, that is called as closed economy, and opposite of it, if it is the question, next question might be open economy. So what is open economy? When export and import both take place freely, that is called as open economy. पर जब एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. ज्यादातर जो क्यूबा जैसी इकोनॉमी थी उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं हम. आंसर इज डी. टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट शुड इंडिया डू? तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो इसका मतलब क्या हुआ? डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है भारत के पास, वर्किंग एज पॉपुलेशन. अब ये कौन से ग्रुप को कहा जाता है? 15 से 59 के बीच जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. पर इसका ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप ऑप्शन देखो. प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रिड्यूसिंग IMR. तो ये जो चीजें हैं, रिड्यूसिंग IMR एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. क्या किया जाएगा? प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट. इसलिए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपने सुना होगा. तो इस टाइप की स्कीम्स हमने शुरू कर दी है. वजह क्या है? तो हम इनको प्रमोट करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा उठाएंगे. शशि थरूर ने एक बार कहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा अगर इनको अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया जाएगा, स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, या स्किलफुल उसको उनको एक एनवायरमेंट, कंडूसिव एनवायरमेंट नहीं खड़ा किया जाएगा, तो ये दिक्कत पैदा होगी. सो दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज ए. नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन बिल्कुल नहीं. इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ बिल्कुल नहीं. सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं. फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सही ऑप्शन है 12th 5-year प्लान वाला. तो ये ध्यान में रखिएगा, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. जबकि 11th 5-year प्लान है तो वो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ वाली बात है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग? प्लानिंग का जो प्रोसेस है उससे क्या क्या संबंधित? 2014 में आया था ये सवाल. हालांकि 14 के बाद आपको पता है प्लानिंग कमीशन को हटा के वहां पे नीति आयोग को लेके आए. तो फाइनेंस कमीशन उसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है. ये फाइनेंस कमीशन का रोल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ये प्लानिंग में नहीं आता है. यहाँ पे NDC था, अभी नहीं है वो. हालांकि ये बात समझो ठीक तरह से, मैंने अभी बताया आपको कि नीति आयोग की पहले की बात है. तो NDC था और पार्लियामेंट था प्लानिंग प्रोसेस में. तो आंसर 2 and 5 होना चाहिए. यस, दैट इज 2 and 5. ये मिनिस्ट्री वगैरह सब चीजें नहीं है इसमें. फाइनेंस कमीशन भी बिल्कुल नहीं है. तो आपके वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे, एक बार आपको पता है. सो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 in Indian Constitution, what is the role of Finance Commission? The role is distribution of resources between center and state. तो सेंटर ने स्टेट को कितना पैसा अलोकेट करना है, कितना नहीं करना है, ये फाइनेंस कमीशन का रोल है. सो आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस व्हाट? बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे पूछा है कि नीति आयोग जो आया तो किसको रिप्लेस करने के लिए आया था? HRC बिल्कुल नहीं है, फाइनेंस कमीशन को भी नहीं है, लॉ कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन. तो ऐसे कुछ थोड़े से सवाल देती है यूपीएससी बच्चों को एग्जाम देने के लिए, प्रेरित करने के लिए. एक 5-10 सवाल ऐसे होते हैं आमतौर पे. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 96-97 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स. इसको नाम से देखो आप ठीक तरह से. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP.
इरिगेशन बेनिफिट है तो ये लोन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेगा, यहां पे आपको डाउट आना चाहिए. एंड हियर दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी इनकरेक्ट. सेकंड, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 74-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी. ये सही है, कमांड एरिया डेवलपमेंट. सो आंसर हियर इज 2. स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपको पता चलता है. इरिगेशन बेनिफिट देना है तो लोन असिस्टेंस काय को देना है. सो दैट्स ऑल. आंसर हियर इज 2 ओनली. Which of the following has occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? यानी कि जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिंह राव एंड व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह, तो क्या हुआ? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली. बिल्कुल नहीं, ये तो घट गया था. घट गया था मतलब पहला ऑप्शन आपका गया, लास्ट ऑप्शन गया. अब आपके पास है 2, 3, 4 एंड 2 एंड 3. अब इसको ठीक तरह से देखो, दोनों में 2, 3 कॉमन है तो 2, 3 आने वाला है. तो 2, 3 अपने आप में सही स्टेटमेंट है. वैसे भी उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हो. शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, एफडीआई इन्फ्लोज इंक्रीज्ड. एंड लास्ट वाला जो है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमें यही देखना है कि फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली. यस, ये सही है. अब जो बच्चे एलिमिनेशन टेक्निक करेंगे कहेंगे कि ये एक्सट्रीम वर्ड है इनॉर्मसली, तो गलत ही होगा. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा 1990 में सिर्फ $1 बिलियन इतना पैसा हमारे पास था, इतना फॉरेक्स हमारे पास बाकी बचा था, तो हालत बहुत खराब हो चुके थे. अब उसके बाद जब हम आज देखते हैं तो $600+ बिलियन का वो स्टेटस हमारा है, तो इसका मतलब ये बाद में बढ़ गया है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है. इंक्रीज इनॉर्मसली एंड दैट इज करेक्ट. सो द आंसर हियर इज 2, 3 एंड 4. दैट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन. And because of this many students got confused at that time. तो उनको यही लगा कि यार ये इतना इनॉर्मसली बढ़ा तो है, सबको मालूम था, पर इनॉर्मसली बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो बढ़ा था फॉरेक्स. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ विच एनेबल्स. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपको पूछा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज होती है. इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू अकोमोडेट मोर कैपिटल, बिल्कुल नहीं. इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल, यस, नॉलेज स्किल लेवल कैपेसिटीज ऑफ पीपल, इसको बढ़ाओ, इसको बोलते ह्यूमन कैपिटल. तो ये सेकंड आ जाएगा, इसमें जरूर है. एक ऑप्शन आपका हट गया. चलो आगे देखते हैं क्या है. अकोमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ओके, अकोमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ. तो इसमें जो है सही मायने में एंड दैट इज ओनली 2. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये टेंजिबल इंटेंजिबल वाली बात नहीं हो तो और एक कैपिटल हो जाएगा. हमें ह्यूमन कैपिटल की बात करनी है सिर्फ, ये इसमें आ जाएगा आंसर 2. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. अभी बात छेड़ी थी हमने इसकी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. बिल्कुल नहीं है, ये वहां पे नहीं है लेबर एम्प्लॉयमेंट के पास. तो स्किल डेवलपमेंट का अलग मिनिस्ट्री आपको पता है. इट अमंग द अदर थिंग्स विल आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आएगा ही. सॉफ्ट स्किल आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी, सारी चीजें. इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. सो 2 and 3 आर करेक्ट बिकॉज फर्स्ट इज रॉन्ग. 2 ऑप्शन वैसे ही हटते हैं आपके. देखो, एक ऑप्शन को अगर आप एक स्टेटमेंट पे भी कंफर्म है राइट है या रॉन्ग है, तब भी आप 50% पे आ जाते हैं. 2 ऑप्शन को हटा के 2 में से आपको फाइट करना है, वहां पे थोड़ा विजडम, आपका नॉलेज इंप्लाई करना है, एंड देन यू कैन गो फॉर एन आंसर. विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5-year plans, which of the following are correct? Okay, from the second 5-year plan there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. ये बराबर है, सेकंड 5-year plan से ही बढ़ा था. तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो आपके 2 ऑप्शन वैसे भी घट गए. अब आपको 1, 2 and 1, 2, 3 कौन से सही है कौन से गलत है देखना है. Last one, second statement, fourth 5-year plan adopted an objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. बात सही है, ये फोर्थ पावर प्लान की 5-year प्लान की बात है. तो यहाँ पे ये कोशिश हुई थी, मतलब क्या है कि पॉवर्टी रिडक्शन की बात चली थी 4th 5-year प्लान से ही. फिफ्थ 5-year प्लान, फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान. ये ऐसा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह कुछ नहीं लाया था. तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ये गलत स्टेटमेंट है. थर्ड गलत स्टेटमेंट है, तो आपके आंसर में आएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आर करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आंसर इज ए. अब देखो आगे, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट, ये सवाल हमने लिया है पहले, वैसे भी वापस आ गया यहाँ पे.
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कैसे कैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है? तो 3 स्टेजेस थी, हम कौन से सही है? तो पहले तो एक है कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये पहला स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। शुरुआत के दौर में तो ज्यादा बच्चे भारत में पैदा होते थे, पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं था और ज्यादा मरते भी थे, तो दोनों चीजें साथ में थी। तो पहला जो 2 नंबर ऑप्शन है वो फर्स्ट में आएगा। अब वैसे भी आप आ गए 50-50 पे, एलिमिनेशन टेक्निक। 50-50 पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब आप इसको देखेंगे कौन सा सही है। फिर क्या हुआ, हाई बर्थ रेट हुआ और डेथ रेट लो हो गया सेकंड स्टेज में, यानी कि थर्ड सेकंड में आ जाएगा तो अपने आप आंसर मिल गया आपको। और ये तो तीसरा स्टेज था, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जो आज के दौर में हमें दिखाई देता है, दैट इज थर्ड स्टेज। सो हियर वाज द क्वेश्चन अबाउट demographic transition associated with economic development, and thank you so much guys, as we have done all the previous year question papers for the last many days in many videos. We Infinity IAS Academy, we have dealt with all economy sections topic wise from prelims 2011 to prelims 2021, and I wish you all the best from the bottom of my heart for upcoming prelims of 5th of June. आप बिल्कुल अच्छी तैयारी आपने पूरे साल भर में की है, तो बस आप ध्यान रखिएगा कि आप अच्छी तरीके से आपका टेम्परामेंट जो है, पेशेंस जो है, उसको मेंटेन करके एग्जाम को फेस करो और अपने आप क्वालिफाई हो जाओ। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस यूज करो और क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ो, मिसरीड मत करो। आधा प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको स्टेटमेंट लगे एक पक्का गलत स्टेटमेंट है या पक्का सही स्टेटमेंट है, तभी जाके आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, तो आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और आखिरी के जो 8 दिन हैं, अभी 7-8 दिन है, तो अगले संडे को आप प्रीलिम्स टेस्ट फेस करोगे। तो इस टेस्ट को फेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आप में चाहिए, तो सीसैट का जो पेपर है, जो भी क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसको आप सस्ते में या हल्के में मत लीजिए, उसको भी आप ठीक तरह से प्रिपेयर करो। एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रीलिम्स के बाद हम मिलेंगे मेंस के लिए। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, थैंक्स अ लॉट।